हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री मेड इजी। मैं अपूर्वा और आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट लेक्चर तक बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था कि मेटल्स एयर के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, जिसमें हमने मेटल एयर से जब रिएक्शन करते हैं तो एक्चुअल में वो O2 के साथ में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द वाटर। ठीक है, तो देखो जब भी मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या बना लेते हैं बच्चों, मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा, ये मेटल ऑक्साइड और वाटर के साथ में रिएक्शन करके फाइनली क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम देखेंगे इसके अंदर ये जो भी मेटल की रिएक्शंस होंगी इसमें हम देखेंगे कि जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो डायरेक्टली क्या बना लेंगे बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड, और जो मेटल्स कम रिएक्टिव हैं वो क्या बनाएंगे यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी ये तो हमने पढ़ ली कि जो रिएक्शन है वो कैसे वर्ड की फॉर्म में लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पर इसे केमिस्ट्री के टर्म्स में लिखूँ इन द टर्म ऑफ केमिकल सिंबल्स, तो क्या लिखा है, M मतलब मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, MOH। MOH मतलब होता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड मतलब होता है आपका OH, तो मेटल और मेटल हो जाएगा M और हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा बच्चों, OH। और इसी के साथ में यहाँ से गैस रिलीज होगी, वो कौन सी गैस होगी यहाँ पे, H2 गैस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि गैस के साथ में एक अपवर्ड एरो लगा हुआ है। अपवर्ड एरो ये बता रहा है कि जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो ये गैस कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम को वाटर में नहीं स्टोर कर सकते। ठीक है, तो आइए हम रीजन समझते हैं यहाँ पर कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द वाटर। एयर में तो आप नहीं रख सकते थे क्योंकि एयर में रखते से ही ऑक्साइड बना के बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। देखो सबसे पहले सोडियम जब वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन जाएगा अपना MOH। इसी के साथ में गैस रिलीज होगी वो H2। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रखा है, ये यहाँ पर शो करता है कि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन के अंदर, हीट। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ पे कि जैसे ही सोडियम वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, H2 गैस निकलेगी और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बच्चों ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि हम देखेंगे कि जो H2 प्रोड्यूस होगी ये यहाँ पर फायर कैच कर लेती है। ठीक है, मतलब ऐसी जो रिएक्शंस होंगी उनको हम बोलते हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे बच्चों, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब रिएक्शन होगी तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि H2 बर्न करने लग जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब हम यहाँ पर ऐसे ही रिएक्शन पोटेशियम की देखते हैं। जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम भी बहुत रिएक्टिव मेटल है। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट। इसी के साथ में यहाँ पे गैस रिलीज होगी, वो कौन सी है बच्चों, H2 गैस प्लस हीट। यहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस होगी, जैसे कि सोडियम के साथ रिएक्शन होने पे हीट प्रोड्यूस हो रही थी वैसे ही पोटेशियम के साथ में रिएक्शन होने पे भी क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और जब बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे जो H2 गैस है ये वापस से क्या कर लेगी, फायर कैच कर लेगी और बर्न करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन समझ में आपको इस जनरल फॉर्मेट ध्यान रखना है, उसके बाद आप इजीली ये वाले रिएक्शन लिख सकते हैं। और जिसको ये NaOH KOH ये फार्मूलाज लिखने में प्रॉब्लम है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने केमिकल फार्मूलाज लिखना सिखाया है और इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है इससे क्या क्या पॉइंट्स हम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है बच्चों यहाँ पे इट रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर। जब हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की तो सोडियम और पोटेशियम बच्चों इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आप इनको टैप वाटर से भी रिएक्ट करवा सकते हो। आपके पास कोई भी नॉर्मल वाटर है, आपने जैसे उसमें सोडियम डाला और वहाँ पर आप देखोगे कि आग लग जाएगी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये कोल्ड
वाटर के साथ में भी रिएक्ट कर सकते हैं। फिर बच्चों हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, दे आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट्स फास्टली। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट जो था वो पढ़ा ना हमने कि कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन शो कर देते हैं और बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेंगे कि जैसे ही आपने पानी में सोडियम डाला और एकदम से आग निकल गई। मतलब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट में आते हैं कि ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं दे आर हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों कौन सी होती है? वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है बच्चों? हीट प्रोड्यूस। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है बच्चों? हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए इस रिएक्शन को हमने क्या बोला? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बर्न होने लग जाएगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम की जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ में, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, H2 कैचेस द फायर। यहाँ पे जो भी H2 प्रोड्यूस होती है, अभी मैं आपको बता भी रही थी कि H2 यहाँ पे फायर कैच कर लेती है एंड बर्न्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी ये बर्न करना स्टार्ट कर देगी। इसी के साथ साथ हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे मान लो कि आपने ये सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये आपका सोडियम था, सॉरी ये वाटर था, इसमें आपने सोडियम के कुछ पीसेस डाले, तो बर्न करना, जैसे ही यहाँ पे सोडियम इस वाटर के कांटेक्ट में आया तो बर्न करना स्टार्ट कर देगा। क्यों करना स्टार्ट कर देगा? क्योंकि यहाँ पे H2 गैस प्रोड्यूस हो गई। अब हम देखेंगे कि मान लो एक दो पीसेस सोडियम के अभी भी बच गए, ठीक है, इन केस अगर एक या दो पीस सोडियम के बच गए तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है ना, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? ये जो सोडियम के बचे हुए पीसेस हैं इनको भी क्या कर देगी? बर्न कर देगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन के अंदर। तो यही अपना फोर्थ पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि H2 गैस सबसे पहले बर्न होगी और उसी के साथ साथ अगर कुछ सोडियम या पोटेशियम के पीसेस बच जाते हैं तो वो भी यहाँ पर बर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपके सोडियम और पोटेशियम की वाटर के साथ में रिएक्शन आती है तो आपको सबसे पहले तो ये रिएक्शंस लर्न होनी चाहिए। उसके अंदर क्या क्या पढ़ा हमने? हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और इसी के साथ साथ इन रिएक्शन के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है। फिर इसके बाद ये चारों पॉइंट की कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। सेकेंड हाईली रिएक्टिव, नेक्स्ट एक्सोथर्मिक और फिर क्या आएगा? H2 कैचेस द फायर। एग्जाम में जब ये इस तरीके के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखते हैं या फिर आ जाए आपका ऐसा क्वेश्चन कि हाउ डज सोडियम रिएक्ट विद द वाटर या फिर हाउ डज पोटेशियम रिएक्ट विद द वाटर, तो आपको जब ऐसे आंसर लिखना है तो आप आंसर लिख के उसके अंदर जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करिए। जैसे कि यहाँ पे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो ये हाईलाइट कर दिया। फिर इसके बाद में एक ये पॉइंट की हाईली रिएक्टिव, तो इसे अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद में हाईली एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक को अंडरलाइन कर दिया, ताकि जो भी कॉपी चेक करे उससे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को इस प्रॉपर रिएक्शन के बारे में पूरा अच्छे से पता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपना इसके अंदर रिएक्शन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में वाटर किस तरीके से रिएक्शन को शो करता है, राइट। जब ये देखेंगे हम तो देखो कैल्शियम जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो वापस से क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H2 गैस और हीट रिलीज हो गई। ठीक है, जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम की वाटर के साथ में रिएक्शन होती है तो जैसे यहाँ हमने देखा था कि इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है कि H2 बर्न करने लग गए, राइट। पर यहाँ पे ऐसा होगा H2 प्रोड्यूस तो होगी बट वो बर्न करना नहीं स्टार्ट करेगी। रीज़न आता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम के रिस्पेक्ट में कम रिएक्टिव है, और अगर कम रिएक्टिव है तो गैस जो होगी वो बर्न करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है हमारे यहाँ पे कैल्शियम की रिएक्शन। कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H2 गैस प्रोड्यूस हुई और हीट निकल गई। अगर ये रिएक्शन की बात करें मैग्नीशियम से तो मैग्नीशियम वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, H2 गैस प्रोड्यूस होगी, वापस से क्या? हीट निकल जाएगी। ये दोनों रिएक्शन बच्चों ऑलमोस्ट सेम होती है, बस एक डिफरेंस होता है इनके अंदर कि कैल्शियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेगा, जैसा कि हमने सोडियम और पोटेशियम के केस में देखा था कि किससे रिएक्शन कर रहे थे? कोल्ड वाटर से।
उसी टाइप से कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, बट मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाने के लिए हमें पानी कैसा चाहिएगा बच्चों, हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही डिफरेंस है। इसके अलावा इन दोनों के सारे फीचर्स क्या होंगे, मतलब जो केमिकल रिएक्शन है उसके सारे फीचर्स सेम होंगे। कैसे, आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो अभी जो मैंने समझा है कि कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, और मैग्नीशियम किसके साथ में रिएक्शन शो करता है बच्चों, हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन शो करता है। सेकेंड हम देखें कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है दे आर लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम। अभी हमने देखा था कि इनकी रिएक्टिविटी सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी, इसीलिए यहाँ पर H2 गैस बर्न करना नहीं स्टार्ट करती है। थर्ड आएगा बच्चों लेस एक्सोथर्मिक। यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी कंपैरेटिवली क्या होगी बच्चों, कम होगी। अब इसके बाद में हम बात करें H2 प्रोड्यूस्ड डज नॉट बर्न, तो हमें पता ही है क्यों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू द कैल्शियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की रिएक्शन कैसी हो रही है बच्चों, लेस एक्सोथर्मिक हो रही है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसका, H2 प्रोड्यूस्ड डज नॉट बर्न, मतलब यहाँ पे जो भी H2 प्रोड्यूस होती है एक्चुअल में ये बर्न नहीं होती। ये क्या करेगी बच्चों, जैसे मान लो कि ये वाटर था, वाटर में आपने यहाँ पर क्या डिजोल्व किया, मान लेते हैं कि कैल्शियम डिजोल्व है, ठीक है, तो कैल्शियम के इस तरीके से यहाँ पे पीसेस प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या देखेंगे, जैसे यहाँ से H2 निकल रही है तो H2 बबल्स की फॉर्म में निकल रही है। किसकी फॉर्म में निकल रही है बच्चों, बबल्स की फॉर्म में, या फिर एफिरेवेंसेस आ रही है। एफिरेवेंसेस आपने सुनी होगी, जब आप कभी सोडा या फिर इनो पीते हैं तो एक ऐसे बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके एक आवाज़ आती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एफिरेवेंसेस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है या तो ये बबल्स की फॉर्म में निकलेगी, और अगर बबल्स की फॉर्म में नहीं निकलती है तो यहाँ पर एफिरेवेंसेस प्रोड्यूस होगी। अब देखो H2 गैस जो होती है ना वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, तो H2 कहाँ ट्राई करेगी, वाटर से बाहर निकलने का ट्राई करेगी। तो जब ये वाटर से बाहर निकलेगी तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ही वाटर से बाहर निकलेगी तो जो कैल्शियम है इसको भी कहाँ लेके आ जाएगी, प्रेशर के साथ में ऊपर सरफेस पे। तो जितना भी कैल्शियम है, मतलब बहुत सारे कैल्शियम की तो रिएक्शन हो जाएगी, और जो थोड़ा कुछ बच जाएगा वो कहाँ आ जाएगा बच्चों, सरफेस पे, और फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट पॉइंट है कि सबसे पहले तो ये बर्न नहीं होती है, ये बबल्स फॉर्म करती है, H2 मूव्स अपवर्ड एंड द कैल्शियम मूव्स अपवर्ड एंड फ्लोट्स। जब H2 मूव कर रही है तो कैल्शियम भी मूव कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये सरफेस पे क्या करने लग जाएगा बच्चों, फ्लोट करने लग जाएगा। बच्चों यहाँ अब हम समझेंगे कि किस तरीके से एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं। जब हम इनकी रिएक्शन देखते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की, तो हमें पता चलता है कि ये कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर, इन दोनों में से किसी से भी रिएक्शन नहीं करते। इन्हें रिएक्शन करवाने के लिए हमें वाटर को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्टीम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं एल्यूमिनियम जब स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है, तो हम देखेंगे यहाँ पे तीनों क्या कर रहे हैं बच्चों, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था कि मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो अगर मेटल कम रिएक्टिव है तो ऑक्साइड बना लेगा, अगर मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उस केस के अंदर हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसीलिए सबसे पहले रिएक्शन किससे करवाते हैं हम, स्टीम से करवाते हैं, या फिर गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। सेकेंड हमने देखा इसके अंदर कि इस रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब एल्यूमिनियम H2O से रिएक्शन करेगा तो Al2O3 फॉर्म करेगा, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक जब वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर विच इज स्टीम हियर, वो ये क्या बना लेगा, ZnO, दैट इज जिंक ऑक्साइड। अगर यहाँ पे बात करते हैं आयरन की, तो आयरन जब स्टीम से रिएक्शन करेगा तो ये बना लेता है बच्चों Fe3O4। आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर आयरन में Fe3O4 में आयरन में दो चार्जेस होते हैं, एक तो +2 होता है और एक और कौन सा होता है, +3। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि यहाँ पर हम वाटर गैसेस फॉर्म में ही क्यों ले रहे हैं, तो क्या रीज़न होगा, क्योंकि यहाँ पर मेटल्स की रिएक्टिविटी कम है, और अगर मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे,
वाटर को स्टीम फॉर्म में लेंगे जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी वाटर को आप स्टीम फॉर्म में लेते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो इन मेटल से स्टीम रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट जहाँ पर जब लिख सकते हैं, हम इसे समझते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि मेटल्स लाइक लेड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब वाटर से नहीं रिएक्ट करते, चाहे फिर आप कोल्ड वाटर लो, हॉट वाटर लो या फिर स्टीम लो, इन तीनों से मतलब जो भी ये मेटल्स लिखे हुए यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड, ये यहाँ पर रिएक्शन नहीं शो करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक रीज़न समझते हैं कि जो हमने यहाँ पे मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शंस देखी, तो यहाँ पर उसके पीछे क्या रीज़न है। कुछ तो देख रहे थे हम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहे थे। जब हमने मैग्नीशियम की बात करी तो उसके रिएक्शन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी बच्चों, हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ी। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन की बात करी तो हमें स्टीम की ज़रूरत पड़ी। और लेड, गोल्ड, इन सब के लिए तो कोई भी वाटर काम ही नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी टाइप की रिएक्शन को शो नहीं करते। तो आइए देखते हैं क्या रीज़न होता है। इसका रीज़न होगा बच्चों यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या रीज़न होगा बच्चों इसका, रिएक्टिविटी सीरीज़। याद करो हमने चैप्टर 1 के अंदर रिएक्शन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एक सीरीज़ पढ़ी थी जहाँ पर डिफरेंट मेटल्स को उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज किया था। जैसे यहाँ पर भी लिखी है हमने वो सीरीज़, जो कि पोटेशियम से स्टार्ट होके गोल्ड पे ख़त्म होती है। ठीक है, याद करो अपन ने पढ़ा था कि काशीनाथ का माली, ठीक है, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कोई होगा आगे आओ, राइट। ये ट्रिक्स हमने वहाँ पर भी लर्न करी थी। तो हमें जब मेटल्स की वाटर के साथ में रिएक्टिविटी देखनी है तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट काम आएगा बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट काम आएगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर पोटेशियम होगा और सबसे कम रिएक्टिव कौन है बच्चों, यहाँ पर गोल्ड है। तो यहाँ पर आप कैसे देखेंगे, आप यहाँ पर हाइड्रोजन को मार्क कर लो। ठीक है, हाइड्रोजन के जो इधर वाले सारे मेटल हैं एक्सेप्ट लेड, वो सब क्या करेंगे, यहाँ से वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो H2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन सब की बात करें तो ये यहाँ पर H2 प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे हम बात करें पोटेशियम की, तो हमने देखा था कि पोटेशियम और सोडियम ये किससे रिएक्शन करते हैं बच्चों, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। जब बात करें कैल्शियम की तो वापस से किससे रिएक्शन कर रहे हैं, कोल्ड वाटर से। अब इस ऑर्डर में यहाँ पे रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है, रिएक्टिविटी जब इधर चल रहे हैं तो डिक्रीज। तो हमने देखा था कि मैग्नीशियम के रिएक्शन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी बच्चों, हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर देखा तो कोल्ड वाटर था, जैसे मैग्नीशियम पे आए तो कैसा आ गया बच्चों, हॉट वाटर। और जब हम स्टीम मतलब एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के रिएक्शन करवाने के लिए आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डायरेक्टली वाटर गैसेस स्टेट में चाहिए, मतलब स्टीम की फॉर्म में चाहिए। और स्टीम में हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। लेड वापस से कोई रिएक्शन नहीं देता और ये वाले जो सारे मेटल्स हैं ये भी रिएक्शन नहीं देंगे। तो हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज़ की हेल्प लेते हैं। अब जब आपको भी सारे रिएक्शंस लर्न करनी तो आप क्या करोगे, इसके अंदर यही सीरीज़ की हेल्प लेके लर्न कर सकते हो। देखो मैग्नीशियम तक तो क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स, और इसके बाद में तो रिएक्शन होना ही बंद हो जाएगी। फिर इसके बाद में स्टार्टिंग 3 कोल्ड वाटर, बीच में मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, हॉट वाटर, ये तीनों स्टीम, और उसके बाद में तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द वाटर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द एसिड, और उसके बाद पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद देयर सॉल्ट्स। और ये लेक्चर हमारे यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।